हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्चर, जो कि अगर बात करें एग्ज़ाम के लिहाज से, यानी जो RUHS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी BSc नर्सिंग के, उस एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। ये एग्ज़ाम में आने के कंप्लीट या 100% चांस हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अब आप लाइक कर देना। तो अब अपन इससे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की कि भाई फ्रैक्चर होता क्या है। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है ब्रोकन बोन, यानी जब हड्डी टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की बात करें तो भाई औसतन एक इंसान की लाइफ टाइम में एक इंसान के 2 बार फ्रैक्चर होता ही है, कंप्लीट लाइफ टाइम में एवरेजली माने तो, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे भाई फ्रैक्चर होता कैसे है। तो भाई जो हमारी बोन्स होती है बॉडी की, वो जितना प्रेशर या फोर्स झेल सकती है, जितना दबाव वो झेल सकती है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स या प्रेशर बोन के ऊपर पड़ता है तो उस टाइम बोन्स टूट जाती है और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कॉजेज़ क्या होती है फ्रैक्चर की। तो यहाँ पे कुछ कॉमन कॉजेज़ हो सकती है फ्रैक्चर की, लाइक फॉल्स। कोई इंसान या कोई पर्सन कहीं से गिर जाए ऊंचाई से तो फ्रैक्चर हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्राइक्स टू द बॉडी, बॉडी के किसी भी चीज़ से डायरेक्टली स्ट्राइक हो, टकराव हो, तो उससे भी टूट सकती है हड्डी। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना हो जाए, जैसे भाई कोई कार एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, या गन शॉट वुंड्स हो गए, तो इस वजह से भी हड्डी टूट सकती है। इसके अलावा भाई स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है, जैसे फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, कबड्डी हो गई, ऐसे स्पोर्ट्स जो है इनमें जो है फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कॉजेज़ होती है जिसमें फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो भाई यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे फ्रैक्चर उन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जिनकी हड्डियां या बोन्स ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब होता है उन वीक होना, ठीक है। जिन लोगों की हड्डियां वीक होती है, कमज़ोर होती है, उनमें फ्रैक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब किन लोगों की हड्डियां वीक होती है या ब्रिटल बोन्स देखने को मिलती है, किन लोगों में देखने को मिलती है, तो भाई जो लोग ओल्डर एज के होते हैं, ठीक है, जैसे 25-30 साल की जो एज होती है, इससे ऊपर की एज में अगर इंसान पहुंचता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बोन फॉर्मेशन की जो स्टेज होती है वो कम हो जाती है और बोन्स वीक होने लग जाती है। तो ओल्ड स्टेज वाले लोगों में ब्रिटल बोन्स देखने को मिलती है, तो इनमें फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन रहती है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोरस बोन्स या अस्थि छिद्रता भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है किसी पर्सन में, तो उसमें ब्रिटल बोन्स रहेगी और फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा जिन लोगों में एंडोक्राइनल या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब कौन से एंडोक्राइन या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो एंडोक्राइन में आपको पता होगा कि भाई जो थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। ये दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम के हीमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, जो भाई कैल्सिटोनिन है वो तो बोन में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, उसके जस्ट अपोजिट जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये ब्लड में, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और इस तरह से जो है कैल्शियम का लेवल जो हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। तो मान लो अगर यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ रखा है या जो है कैल्सिटोनिन का लेवल कम हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, तो बोन्स वीक होगी और फ्रैक्चर के चांस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो जैसे जो क्रोन्स डिजीज़ होती है या जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, इनमें क्या होता है कि भाई पर्सन की इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जैसे विटामिन डी हो गया या कैल्शियम हो गया। अगर इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो भाई बोन्स जो है फॉर्मेशन नहीं होगा बोन्स का, और बोन्स वीक हो जाएगी और फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंडोक्राइनल और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है मतलब बढ़ावा देते हैं या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं फ्रैक्चर के। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि भाई जो लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स लेते हैं उनमें भी फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या होती है, अगर कोई इंसान लंबे टाइम तक लेता है तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स बोन की जो डेंसिटी होती है उसको कम कर देती है, ठीक है। बोन की डेंसिटी कम होगी तो बोन्स वीक हो जाएगी और वीक होने की वजह से फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, अगर कोई पर्सन कोर्टिकोस्टेरॉइड लंबे टाइम तक लेता है तो।
नेक्स्ट वन यहाँ पे भाई जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उनमें भी फ्रैक्चर के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग एल्कोहल का ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी भाई ब्रिटल बोन्स रहती है, बोन्स कमज़ोर रहती है और फ्रैक्चर हो सकता है। कैसे? क्योंकि भाई जो एल्कोहल होता है ये क्या करता है, बोन के फॉर्मेशन में इंटरप्शन करता है, या जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन है उसमें इंटरप्शन करता है। सेम लाइक स्मोकिंग भी क्या करती है, स्मोकिंग में जो निकोटीन पाया जाता है केमिकल, ये भी जो है बोन के फॉर्मेशन में इंटरप्शन करता है, इंटरफेयर करता है, या भाई जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसमें इंटरफेयर करता है, जिस वजह से इंसान की बोन्स वीक रहती है और फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें जो है पर्सन की बोन वीक रहती है और वीक होने की वजह से फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर अगर आगे बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ, तो भाई जो फ्रैक्चर होता है जनरली मेनली दो क्लासिफिकेशन में होता है या दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज फ्रैक्चर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, ओपन और क्लोज एंड कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्लोज वर्सेस ओपन फ्रैक्चर की। तो क्लोज फ्रैक्चर कब बोलते हैं कि भाई बोन तो टूट चुकी है इंसान की, किसी का फ्रैक्चर हो गया है, बोन टूट चुकी है, पर वो बोन स्किन से बाहर नहीं आई, मतलब वहाँ जो फ्रैक्चर साइट है वहाँ पे स्किन नॉर्मल है, कोई भी किसी तरह की बाहर स्किन में इंजरी नहीं हुई है, तो उसको बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर किसको बोलेंगे कि भाई फ्रैक्चर भी हो चुका है और वो स्किन को फाड़ के जो बोन है वो बाहर आ गई है स्किन के बाहर, तो उसको बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं और ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन तो टूट जाती है पर वो स्किन से बाहर नहीं आती है। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन टूट जाती है और बोन का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो स्किन को फाड़ के बाहर आ जाता है। ठीक है, और जो ओपन फ्रैक्चर है इसमें इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई इसमें स्किन रप्चर हो रही है, प्राइमरी डिफेंस जो होती है हमारी बॉडी की, स्किन वो रप्चर हो रही है, तो भाई इन्फेक्शन का चांस बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेकंड टाइप पे। तो यहाँ सेकंड टाइप है इनकम्प्लीट वर्सेस कंप्लीट फ्रैक्चर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की। तो आपको यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनकम्प्लीट का मतलब है अधूरा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बोन जो होती है वो पूरी तरीके से टूटती नहीं है, ब्रोक नहीं होती है, अधूरी जो है ब्रोक होती है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट सब टाइप आता है हेयरलाइन फ्रैक्चर। अब ये हेयरलाइन फ्रैक्चर क्या है, जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग बोन का डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो बोन है इसमें क्या हो गया है, थिन क्रैक बन गया, यानी दरार बन गई है। दीवार में आपने देखा होगा दरार बन जाती है, सेम वैसे ही बोन में थिन पतली पतली जो है दरारें बन जाती, क्रैक्स बन जाते हैं, जिस फ्रैक्चर को बोलते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर। ठीक है, सेकंड वन यहाँ पे जो सब टाइप है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का, वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक मतलब जो लकड़ी होती है, ठीक है, उसकी जैसे आप एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो लकड़ी है उसको जब आप बेंड करोगे, मोड़ोगे एक तरफ से, तो क्या होगा, एक तरफ से तो लकड़ी जो है इस तरह से मुड़ जाएगी और दूसरी तरफ का जो इस साइड वाला हिस्सा है ये यहाँ पे क्रैक हो जाएगा और इस साइड से जो है बेंड हो जाएगा। इसको बोलेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है कि बोन जो इस साइड से जो बेंड हो गई है, लाइक एग्जांपल इस साइड से जो बेंड हो गई है, और दूसरा जो साइड है यहाँ से जो इसमें क्रैक बन गए हैं, चाहिए जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रैक बन गए हैं दूसरी साइड पे, तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्योंकि इस फ्रैक्चर में जो सेम लाइक जो कंडीशन होती है लकड़ी की जैसे होती है, जैसे लकड़ी को अपन एक तरफ से मोड़ते हैं तो इस साइड से तो बेंड हो जाती है और दूसरी तरफ से टूट जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करें यहाँ पे कंप्लीट फ्रैक्चर की। तो भाई कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन कंप्लीटली टूट जाती है, दो हिस्सों में या उससे दो से ज़्यादा हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसा पहला टाइप है सिंगल फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सिंगल फ्रैक्चर है इसमें क्या होता है, बोन टूट के दो हिस्सों में बट जाती है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं 2 पीसेस में हो गई है, अलग अलग 2 टुकड़ों में बट गई है, तो इसको तो बोलते हैं सिंगल फ्रैक्चर।
सेकंड वन सब टाइप आता है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि भाई जो बोन फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद में यहाँ पे बोन के जो टुकड़े हैं, 3 या 3 से ज़्यादा टुकड़ों में यहाँ पे बोन विभाजित हो जाती है या बट जाती है, टूट जाती है, क्रश हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। सिंगल फ्रैक्चर में तो क्या हो रहा है, सिंपली बोन 2 पीसेज में टूट रही है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा टुकड़ों में जो है बोन क्रश हो चुकी है, इसको बोलेंगे कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन, अब सेकंड सब टाइप्स पे आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पे 2 नेक्स्ट सब टाइप्स है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन अपने जगह से टूट जाने के बाद में, ठीक है, यहाँ से बोन टूट चुकी है और ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये हिस्सा डिस्प्लेस हो गया है। जो नॉर्मल अलाइनमेंट है इसका, जैसे बोन सीधी रहती है लॉन्ग बोन, पर ये जो बोन है यहाँ से टूटने के बाद में नॉर्मल अलाइनमेंट से डिस्प्लेस हो गई है, हट चुकी है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस फ्रैक्चर। डू यू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे जो बोन है वो क्या हो गई है, टूटने के बाद अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से डिस्प्लेस हो चुकी है, हट चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस फ्रैक्चर। नॉन प्लेट फ्रैक्चर क्या होता है कि भाई इसमें बोन टूट तो जाती है बट ये अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से हटती नहीं है, नॉर्मली अपनी जगह पे ही प्रेजेंट रहती है, तो इसको बोलते हैं नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। समझ गए, 4 सब टाइप्स अभी तक मैंने आपको बताया, सिंगल, कॉम्बिन्यूटेड, डिस्प्लेस एंड नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। ये 4 सब टाइप है कंप्लीट फ्रैक्चर के। अब नेक्स्ट सब टाइप्स अपन बात कर लेते हैं जो है सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या होता है कि भाई यहाँ आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, जो बोन टूटी है उसका एक सेगमेंट या एक टुकड़ा जो है यहाँ पे बीच में से टूट चुका है। ये टुकड़ा ना तो ऊपर की तरफ अटैच है ना ही नीचे की तरफ अटैच है। ये क्या होता है कि भाई एक सेगमेंट में जो टूट जाता है, टुकड़े में टूट जाता है और ये दोनों ही पार्ट से जो अलग हो जाता है और बीच में फ्लोट होता रहता है। ठीक है, फ्लोटिंग साइड में रहता है, दोनों तरफ से अटैच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई टाइप्स की। 2 टाइप्स होते हैं मेनली क्लासिफिकेशन में, ओपन और क्लोज, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट फ्रैक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अब बात कर लेते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो भाई यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे जब भी जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है उनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बोन्स है वो जितना फोर्स या प्रेशर सह सकती है, बेयर कर सकती है, उससे ज़्यादा प्रेशर उन पे पड़ता है या फोर्स पड़ता है। उस प्रेशर या फोर्स की वजह से बोन्स की जो कंटिन्यूटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसरप्ट हो जाती है, बोन्स की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, बोन्स के आसपास के जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ है और जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो जाएगी, और सॉफ्ट टिश्यू और ब्लड सप्लाई डैमेज होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रैक्चर साइट पे, और ब्लीडिंग की वजह से वहाँ हीमेटोमा फॉर्म हो जाएगा। हीमेटोमा का मतलब है वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो जाएगा और हीमेटोमा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हीमेटोमा बनने की वजह से फ्रैक्चर साइट पे कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे कि फ्रैक्चर साइट पे स्वेलिंग हो जाएगी, पेन रहेगा, इंसान को, पर्सन को पेन होगा वो फ्रैक्चर साइट पे। इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फेक्शन रहेगा तो इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा जो है उस पार्टिकुलर जो फ्रैक्चर साइट है उस एरिया के बॉडी पार्ट के जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे। जैसे अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो पर्सन उस पैर को हिला नहीं पाएगा, हाथ में है तो हाथ वो हिला नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी है फ्रैक्चर की। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, बात कर लेते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की या क्लिनिकल फीचर्स की। तो पर्सन को यहाँ पे इंटेंस पेन रहेगा, ज़बरदस्त पेन होगा, इसके अलावा स्वेलिंग रहेगी और रेडनेस भी रहेगी, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया पैथोफिजियोलॉजी में। इसके अलावा भाई पर्सन को इरिटेबिलिटी रहेगी, पर्सन चिड़चिड़ा रहेगा दर्द की वजह से। इसके अलावा रेस्टलेसनेस रहेगी, यानी पर्सन को आराम नहीं मिलेगा, नींद वगैरह नहीं आएगी क्योंकि उसको बहुत पेन रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे डिफॉर्मिटी फॉर्म हो सकती है, यानी कि जो बोन है वो या तो बेंड हो सकती है या ट्विस्ट हो सकती है फ्रैक्चर की कंडीशन में। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्लड लॉस हो रहा है पर्सन में और ब्लड ज़्यादा लॉस हो चुका है तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो इंजरी साइट है या जो फ्रैक्चर साइट है वहाँ पर नर्व डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा भाई जो भी लिम्ब है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया अगर पैर में फ्रैक्चर है या हाथ में फ्रैक्चर है तो पर्सन उस लिम्ब को या हाथ या पैर को यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको बहुत पेन फील
होगा। ठीक है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो भाई यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री हो। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का फ्रैक्चर साइट का। उसके अलावा जो मेन डायग्नोसिस आता है फ्रैक्चर की कंडीशन में वो है एक्सरे, जो कि फर्स्ट चॉइस है। अगर एक्सरे जो है मतलब फ्रैक्चर के बारे में बता नहीं पा रहा है या शो नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट वन इसके ट्रीटमेंट की। तो भाई यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है फ्रैक्चर की कंडीशन में, यहाँ पे दो तरह की ड्रग्स दे सकते हैं। एक तो एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स अपन दे सकते हैं भाई पेन को कम करने के लिए, और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है भाई सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो भाई जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है या जो फ्रैक्चर होता है उसको रिजोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे भाई जो सर्जरी आती है उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन सर्जरी में क्या करते हैं कि बोन जो होती है उसको नॉर्मल अलाइनमेंट में लाया जाता है और फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसको करने के दो प्रोसीजर्स होते हैं, दो प्रोसेस होती है रिडक्शन के। एक तो होता है ओपन रिडक्शन और एक होता है क्लोज रिडक्शन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, तो जो ओपन रिडक्शन होता है इसके अंदर जो है स्किन को कट करके अंदर की तरफ जो है स्क्रू प्लेट वगैरह फिक्स किए जाते हैं। क्लोज रिडक्शन में किसी भी तरह की सर्जरी नहीं की जाती है, मतलब स्किन को रप्चर नहीं किया जाता है, बाकी बाहर से ही बोन को फिक्स करते हैं। ठीक है, प्लास्टर वगैरह बांध के। ठीक है, तो इसको आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई जो बोन्स होती है उनमें अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए रिडक्शन वाली सर्जरी की जाती है। इसमें दो तरह के जो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन में जो है स्किन को कट करके अंदर की तरफ स्क्रू प्लेट्स वगैरह लगाई जाती है, और क्लोज में जो है किसी तरह कट नहीं लगते, बाहर से प्लास्टर वगैरह लगा के बोन को फिक्स किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले ओपन रिडक्शन की डिटेल में। तो भाई ओपन रिडक्शन जो होता है भाई ये दो प्रोसेस में होता है। एक तो होता है इंटरनल फिक्सेशन और एक होता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। ठीक है, ओपन रिडक्शन जो होता है ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो इंटरनल फिक्सेशन और एक किया जा सकता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। अब ये दोनों प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये है इंटरनल फिक्सेशन का डायग्राम है। भाई इसमें करते क्या है, तो यहाँ पे एक रोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो स्टील की रोड है इसको क्या करते हैं, जो ये बोन है, जो बोन ब्रेक हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोन ब्रेक हो रखी है यहाँ से, तो इस बोन के अंदर यहाँ से जो है जो मेडुलरी केविटी होती है, ठीक है, बोन्स के मिडिल में पाई जाती है मेडुलरी केविटी, तो इस रोड को यहाँ से जो है इस मेडुलरी केविटी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो अंदर रोड इंसर्ट की गई ये क्या करेगी भाई, दोनों टूटी हुई बोन्स को फिक्स कर देगी, जोड़ देगी। इसके अलावा और इसमें क्या किया जाता है कि भाई बाहर की तरफ जो ये स्किन है, ठीक है, बाहर की तरफ यहाँ पे स्क्रू फिट कर दिए जाते हैं प्लेट लगा के। ठीक है, इस तरीके से जो है स्क्रू फिट कर दिए जाते हैं, जिससे क्या रहता है कि भाई जो रोड है, जो बोन्स है, वो अपनी जगह फिक्स हो जाती है। इस फिक्सेशन को बोलते हैं इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें क्या करते हैं जो बोन के अंदर की तरफ मेडुलरी केविटी में रोड्स को डाल दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल फिक्सेशन। नेक्स्ट वन आता है एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन में आप देखेंगे भाई बोन के अंदर की तरफ किसी भी तरह की रोड नहीं डाली गई है, बोन को कैसे फिक्स कर रहे हैं, बाहर से। यहाँ पे बाहर की तरफ ये जो डिवाइस देख रहे हैं आप, ये प्लेट देख रहे हैं, इसको बाहर की तरफ लगा दिया जाता है और स्क्रूज को यहाँ पे बोन के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। दोनों तरफ जो देख रहे हैं, दोनों टूटी हुई जो पार्ट्स है, दोनों जो ब्रोकन पार्ट्स है, इनके अंदर स्क्रूज को फिक्स कर दिया गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पेयर है इसके बाहर की तरफ जो है ये डिवाइस या प्लेट फिक्स हो रखी है स्क्रू से। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फिक्सेशन। तो ये दोनों प्रोसेस जो होती है ये कौन सी होती है, ओपन रिडक्शन वाली। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पे क्लोज रिडक्शन की। तो भाई क्लोज रिडक्शन सिंपल सा है कि भाई जो प्लास्टर कास्ट वगैरह होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्लास्टर लगाया जाता है हाथ या पैर के ऊपर, उसको बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। इसमें किसी भी तरह की स्किन में रप्चर नहीं किया जाता, स्क्रू वगैरह प्लेट वगैरह
वगैरह कुछ भी नहीं लगाई जाती है, सिंपली ऊपर से प्लास्टर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। तो ये दो तरह की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है टूटी हुई बोन्स को फिक्स किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो भाई फ्रैक्चर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो यहाँ पे पहला है शॉक की कंडीशन है। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे फैट एम्बोलिज्म भी हो सकता है, यानी कि क्लोट बन सकता है ब्लड के अंदर। कैसे बन सकता है, तो भाई यहाँ पे एक थ्योरी आती है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि जहाँ फ्रैक्चर होता है बोन में, उस वजह से क्या होता है कि भाई वहाँ की जो बोन मेरो होती है, ठीक है, उसमें से जो फैट होता है, फैट का जो क्लोट है, वो क्लोट जो है ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद वहाँ पे वो एम्बोला या थ्रोम्बस फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है कि भाई हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो जब भी हमारे कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, या तो इंजरी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है या एडिमा होता है। तो वो ब्लीडिंग या एडिमा क्या करते हैं, कंपार्टमेंट्स को या बोन्स के जो स्पेस है, मसल्स के जो स्पेस है उनको या कंपार्टमेंट को वो ब्लीडिंग या वो एडिमा ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के बाद वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस होने के चांस बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो भाई यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर में क्या होगा कि जो फ्रैक्चर साइट है वहाँ पे जो मसल्स में जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पे ब्लीडिंग या एडिमा की वजह से जो है भाई कंपार्टमेंट ब्लॉक हो जाएंगे, तो वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। जैसे पैर में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो जैसे वहाँ पे अगर एम्बोलिज्म बन गया, जैसे फैट एम्बोलिज्म की कंडीशन हो गई, तो वो एम्बोला या क्लोट क्या करेगा, वेन्स को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है स्किन रप्चर के केस में। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो फ्रैक्चर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो भाई यहाँ पे आप जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस देख रहे हैं, लाइक जो पहला है रिस्क फॉर फॉल्स। जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स है उसमें गिरने के चांस भी रहेंगे क्योंकि वो मूव नहीं हो पाते हैं, तो बेड से हो सकता है कभी कभी वो गिर जाए। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स में जो है एक्यूट पेन की कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है फिजिकल मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो स्किन इंटीग्रिटी है वो भी इम्पेयर हो जाएगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है पैसे पेशेंट्स में फ्रैक्चर की कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा भाई लास्ट डायग्नोसिस बनता है डेफिशिएंट नॉलेज का, कि भाई फैमिली और पेशेंट को जो है नॉलेज कम है रिलेटेड टू फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायग्नोसिस है जो बन सकते हैं। इसके अलावा अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें पहली है कि भाई जो पेशेंट है उसको बेड रेस्ट देना है, प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो फ्रैक्चर साइट है वो वहाँ पे पिल्लो या ब्लैंकेट्स लगाने हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल सके फ्रैक्चर साइट को। ठीक है, इसके अलावा जब भी पेशेंट को हम कोई भी केयर प्रोवाइड करने के लिए टर्न करते हैं, घुमाते करते हैं, पोजीशंस चेंज करते हैं, तो उस टाइम जो है डिफरेंट पर्सोनल की हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे कोई स्टाफ नर्स हो गई या फैमिली पर्सन्स हो गए, उनको हमें बोलना है कि भाई आप आइए और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए ताकि हम उसको घुमा सके, ताकि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो पेशेंट का जो लेवल ऑफ पेन है, यानी उसको कितने लेवल का इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का पेन हो रहा है, इसको हमें एसेस करना है और रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हम पेशेंट को कंफर्ट मेजर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मसाज हो गया, बैक रब हो गई, पोजीशन चेंजेस हो गई। इससे क्या होगा, पेशेंट को पेन कम होने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट को हम एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोई टीवी वगैरह हो गया, कोई मैगजीन्स वगैरह हो। इससे क्या होगा, उसका जो ध्यान है वो दर्द से हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की जो इंजरी या फ्रैक्चर साइट है वहाँ पे कोल्ड और आइस पैक भी रख सकते हैं, जिससे पेन भी रिलीव होगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक के लिए बोलना है, लाइक जो नॉर्मल इंटेक होता है 2 लीटर से 3 लीटर पर डे। ठीक है, इसके अलावा हमें पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी, ताकि उनके जो भी डाउट है या जो भी उनकी नॉलेज रिलेटेड फ्रैक्चर से वो इम्प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर घर जाए तो उसको फॉलोअप केयर के लिए भी बोलना है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसका टाइम से पता चल जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रैक्चर की कंप्लीट टॉपिक की। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।